Assalamu alaikum students. Today I am going to start a new chapter which is cash budget और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कई बार इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में और इसको बनाना भी आसान है। सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, एक जैसा सारे क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के अंदर जो हैं वो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इजीली। तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर लें, व्हाट इज़ कैश बजट। तो बजट का जहाँ तक ताल्लुक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बजट का ताल्लुक एस्टिमेशन से होता है, फोरकास्टिंग से होता है, अंदाज़ा होता है। बजट जो होता है, बजट एक्चुअल नहीं होता, याद रखिएगा। बजट जो होता है वो अंदाज़ा होता है, एस्टिमेशन होता है। और दूसरी बात, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, पास्ट की बेस पे। ठीक है, होता बजट फ्यूचर के लिए है, बट डाटा जो इस्तेमाल किया जाता है वो पास्ट फिगर्स यूज़ करके उसकी बेस पे फिर एस्टिमेशन किया जाता है फ्यूचर का। अब आ जाए कैश बजट। बहुत सारी किस्म के बजट्स बनाए जाते हैं, लेकिन कैश बजट जो है ये एक शॉर्ट टर्म बजट है। यानी मैक्सिमम इसकी जो रेंज होती है वो 1 ईयर की होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो कैश बजट की रेंज जो है वो 1 ईयर की होती है। आमतौर पे 2 से 3 माह का, 6 माह का बजट जो है वो बनाया जाता है। होता क्या, कैश बजट एक स्टेटमेंट होती है जो कि फर्म की प्लान कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के बारे में बताती है। यानी कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर में कंपनी को कितना कैश का इनफ्लो होगा, कहाँ कहाँ से होगा, और कितना कैश का आउटफ्लो होगा, कहाँ कहाँ पे होगा, और किस किस मंथ में कितना हमें लोन लेना पड़ेगा, और किस किस मंथ में कितना हमारे पास एक्सेस कैश बैलेंस अवेलेबल होगा कि हम उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकें। यानी कहने का मतलब है कैश बजट आपकी शॉर्ट टर्म जो कैश रिक्वायरमेंट है ना, इसको आइडेंटिफाई करता है कि आपको किस महीने कितना कैश जो है इनफ्लो होगा, किस महीने कितना कैश का आउटफ्लो होगा, किस महीने आपके पास एक्सेस कैश बैलेंस पड़ा होगा, किस महीने आपके पास कैश की डेफिशिएंसी होगी और आपको लोन लेना पड़ेगा। यानी आप कह लो कैश बजट आपको चार जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देता है। ठीक है, कौन कौन से, कि जी कैश इनफ्लो कितना होगा किस किस महीने, कैश आउटफ्लो कितना होगा किस किस महीने, फिर एक्सेस कैश बैलेंस किस महीने में आपके पास पड़ा होगा। ठीक है, और किस महीने में आपको फाइनेंसिंग चाहिए होगी। यानी आपके पास कैश बैलेंस डेफिशिएंसी में होगा, कम होगा, और आपको लोन लेना पड़ेगा। तो ये चार बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कैश बजट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात टाइम इंटरवल्स की। कैश बजट मैंने आपको बताया कि ये एक शॉर्ट टर्म बजट है और ये मैक्सिमम 1 ईयर के लिए बनाया जा सकता है। आमतौर पे लेस देन 1 ईयर के लिए बनाया जाता है, और इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यानी मंथ्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या इसको डिवाइड कर दिया जाता है क्वार्टर्स में, या इसको डिवाइड कर दिया जाता है ईयर जो है ना बाई एनुअल्स में। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस जो है वो अनसर्टन कितना है। अगर तो आपके बिजनेस की जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन है, सीजनल किस्म का आपका बिजनेस है, पता नहीं होता कब कितना कैश आपको चाहिए होता है, कब जो है वो कब कितना कैश एक्सेस आपके पास पड़ा होता है, यानी बहुत ज़्यादा अनसर्टन अगर टाइप है आपके बिजनेस की, तो उस सूरत में आप कैश बजट जब बनाएंगे तो इंटरवल जो है वो उसके बहुत शॉर्ट रखेंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ आप मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कैश बजट बनाएंगे। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस स्टेबल होगा, आपको पूरे साल का आपको जो है ना वो पता है कि कैश की पोजीशन क्या रहेगी, तो उस सूरत में कैश बजट बनाने के लिए इंटरवल शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग रखे जाते हैं। यानी क्वार्टरली बना लें, 3 3 महीने का प्लान जो है ना आप कैश बजट बना लें, आप बाई एनुअल बना लें, या साल में एक ही बार मतलब एनुअल बेसिस पे बना लें बजट। ठीक है, जितना ज़्यादा सीजनल होगा आपका बिजनेस, अनसर्टन होगा, उतना ज़्यादा जो है वो टाइम इंटरवल शॉर्ट रखना पड़ेगा। यानी मंथली या डेली बेसिस पे आपको कैश बजट, मतलब वो डेली बेसिस के हवाले से कैश बजट बनाना पड़ेगा। अब कैश बजट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसकी तरफ आ जाते हैं, एंट्रीज इन कैश बजट। सबसे पहले जनाब कैश रिसीट स्केड्यूल होता है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से कितना कितना कैश कलेक्ट होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से कितना कितना कैश जो है हमें कलेक्ट होगा, किस किस महीने किस किस क्वार्टर में, वो सारा हम जो है कैश शीट्स के अंदर लिखते हैं। अब कैश शीट्स के जो सोर्सेज हैं उसमें बेसिक सोर्सेज दो हैं। एक
आपकी सेल्स हैं जिन्हें आप फोरकास्ट करते हैं, जहाँ से कैश की कलेक्शन होनी है। दूसरी आपकी अदर कैश रिसीट्स हैं, इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। एक आपकी सेल जो कि मेन इनकम है, वहाँ से कैश कलेक्ट होता है, और दूसरा आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं, अदर कैश रिसीट्स हैं। अगर हम सेल्स में देखें तो सेल्स में भी दो तरह की सेल्स हैं जहाँ से कैश कलेक्ट होता है। एक कैश सेल्स है और एक कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, यानी क्रेडिट सेल से जो कैश की कलेक्शन होती है वो है। अब कैश सेल्स का मतलब स्टूडेंट्स जो अकाउंटिंग में आप लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। अकाउंटिंग में तो कैश सेल का मतलब ये होता है कि जिस डेट पे आपने सेल की है उसी डेट पे आपने उसकी जो उसका कैश भी अगर कलेक्ट कर लिया है कस्टमर से, तो उसको कैश सेल कहा जाता है। ठीक है, सेम डेट पे अगर कैश की कलेक्शन हो जाए उसको कैश सेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कैश सेल का मतलब ये लिया जाता है कि जिस मंथ की सेल है उस मंथ की सेल का उस मंथ में कितना कलेक्ट हो रहा है। Cash sales shown for each month represent some percentage, some proportion of the total sale forecast for that month। यानी जिस महीने की सेल है उसी महीने की सेल का कुछ परसेंट अगर उसी महीने में कलेक्ट हो जाए, इसको कैश सेल कहा जाता है। और जो नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट होगा उसको आप क्रेडिट सेल या कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल में ले आते हैं। ठीक है, यानी जो आपके डेटर्स होते हैं जिनसे कलेक्शन बाद में चल के होती है उनको ले आते हैं आप। अच्छा, एक तो सेल से कलेक्शन होती है, दूसरा अदर कैश रिसीट से कलेक्शन होती है। अदर कैश रिसीट्स असल में इनडायरेक्ट इनकम्स हैं आपकी। एक इंटरेस्ट रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट है, स्टॉक एंड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी किस्म की इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं आपकी कि जहाँ से पैसा आपको कलेक्ट होता है। ठीक है, एक तो सेल से कलेक्शन होती है और एक ये इनडायरेक्ट इनकम्स हैं जिनसे आपको पैसा कलेक्ट होता है। तो ये सब मिला के कैश रिसीट्स बन जाती हैं। इसके बाद कैश डिस्बर्समेंट्स की बारी आती है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना कैश आपने पे करना है और कब कब करना है। उसमें मेजर जो कैश पे किया जाता है वो परचेजेस का किया जाता है, या जो गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, सीजीएम जिसे कहते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप रेडीमेड बिजनेस नहीं है आपका, तो उस सूरत में आप क्या करते हैं, आप गुड्स बनाते हैं और उस पर जो कॉस्ट आती है वहाँ पे कैश जाता है फिर। या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप रेडीमेड गुड्स खरीदते हैं तो वहाँ पे करते हैं आप कैश। अब परचेजेस में भी दो तरह की परचेजेस हैं, एक जो कैश पे की जाती हैं और जो क्रेडिट पे की जाती हैं। कैश परचेजेस का मतलब क्या लिया जाएगा कि जिस मंथ में आपने परचेजेस की है ना, जिस मंथ में आपने परचेजेस किए हैं उस मंथ की परचेजेस का कुछ परसेंट अगर उसी मंथ में आपने पे कर दिया है तो उसको आप कैश परचेजेस कहेंगे। और अगर सब्सिक्वेंट मंथ्स में नेक्स्ट मंथ में आपने पे किया है तो उसको फिर हम लोग पेमेंट टू अकाउंट पेबल में लेके आएंगे, यानी आफ्टर 1 मंथ पे किए, आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 3 मंथ। फिक्स एसेट आउटलेस किसे कहते हैं कि जब आप फिक्स एसेट खरीदेंगे तो वहाँ भी आपको पेमेंट करना पड़ेगी। इंटरेस्ट पे करते हैं आप, रेंट पे करते हैं आप, कैश डिविडेंड पे करते हैं, वेजेस, सैलरीज, प्रिंसिपल पेमेंट्स लोन की, टैक्स पेमेंट करते हैं, अपने ही स्टॉक्स आप दोबारा खुद खरीद लेते हैं जिसे ट्रेजरी स्टॉक भी कहते हैं। पता है आपको, कंपनी जो अपना ही स्टॉक खुद खरीद लेती है इसको ट्रेजरी स्टॉक भी कहते हैं। समझ आ गई स्टूडेंट? तो पैसा तो जाएगा ना। अच्छा, इसके बाद ये तो होगी हमारी कैश डिसबर्समेंट्स। हम क्या करते हैं, जो टोटल कैश रसीट्स होती हैं इसमें से टोटल कैश डिसबर्समेंट्स हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास नेट कैश इनफ्लो आ जाता है या आउटफ्लो आ जाता है। ठीक है, कि कितना कैश का नेट, हमें रिसीट ज़्यादा हो तो इनफ्लो, अगर पेमेंट्स ज़्यादा कर दी हैं आपने तो फिर आउटफ्लो आ जाता है। फिर उसके बाद एंडिंग कैश बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। फिर देखा जाता है कि अगर तो नेगेटिव आंसर आ रहा है तो हम कहते हैं जी कि हमें इतना कैश जो है वो चाहिए, हमें लोन चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए। और अगर प्लस में आंसर आए तो हम कहते हैं जी एक्सेस कैश बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है जिसे हम कहीं पे भी अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अच्छा एक नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कैश बजट के हवाले से, कि जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं या नॉन कैश इनकम्स होती हैं स्टूडेंट्स याद रखें, उसका कैश बजट से कोई ताल्लुक नहीं है।
और उसमें सबसे मेन जो होती है वो डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको आप लोग कैश बजट में शो नहीं किया करते। अब आ जाते हैं कैश बजट के फॉर्मेट की तरफ। सबसे पहले आप कंपनी का लिखेंगे नाम, देन आप लिखेंगे कि आप बना क्या रहे हैं, कैश बजट बना रहे हैं। फिर किस मंथ का बना रहे हैं, फॉर द 3 मंथ्स, फॉर द 4 मंथ्स, फॉर द 6 मंथ्स, ठीक है, कितने मंथ्स का बना रहे हैं, फॉर द पीरियड एंडेड, फिलहाल मैं लिख देता हूँ। जितने मंथ्स का भी बना रहे हैं वो आपने लिखना है। जैसे मैं अगर 3 महीने का बना रहा हूँ तो फॉर द, आप लिखेंगे 3 मंथ्स एंडेड ऑन, अब एंड कब हो रहे हैं मंथ्स, वो अगर मार्च पे एंड हो रहे हैं तो मार्च 31, 2021। बात समझे? इस तरह से आप लोगों को ये लिखना पड़ता है। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जर्नल फॉर्मेट बना रहा हूँ तो फॉर द पीरियड एंडेड, ठीक है, आगे डैश लगा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना होता है, पहला जो पोर्शन होता है वो होता है कैश रिसीट्स का, कैश रिसीट्स, जिसमें आपने ये बताना है कि कहाँ कहाँ से कितना कितना कैश आपको किस किस महीने में कलेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको तरीका ये होता है कि आपको मंथ वाइज डाटा आपको गिवन होता है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ आपको जो है वो पिछले साल का दिसंबर का, बल्कि मैं जिस साल का भी बना रहा हूँ तो उसमें जनवरी, फेब और मार्च, ये 3 महीने का जो डाटा है, और 3 महीने का मैंने बजट बनाना है। और मुझे लास्ट ईयर की दिसंबर का डाटा भी दिया है और नवंबर का डाटा भी दिया है। ऐसे कर लें, ये क्यों दिया है ये भी देख लेते हैं अभी क्यों दिया। देखिए डाटा दिया क्या होता है, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। कैश सीट्स में आप जो कलेक्शन करेंगे कैश की कहाँ कहाँ से होंगी उसका जिक्र करना है। तो सबसे बड़ी जो कैश कलेक्शन होती है, याद रखना वो सेल्स से होती है। तो हम लोग सेल्स लिखेंगे कि किस किस मंथ में कितनी कितनी सेल्स हम लोग करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें बताया गया है कि जो नवंबर में सेल हुई थी पिछले साल वो 1 लाख हुई थी, और जो दिसंबर में सेल हुई थी वो 1.5 लाख हुई थी। अब हम इसकी बेस पे फोरकास्ट कर रहे हैं कि जनवरी में जो सेल होगी वो 2 लाख होगी, और फरवरी में जो होगी वो 2,50,000 होगी, और मार्च में जो होगी वो 3 लाख होगी। ये हमने बजट की है। जनवरी फरवरी मार्च की सेल हमने क्या की है स्टूडेंट्स, बजट की है। और ये जो नवंबर दिसंबर की सेल है ये जो है ये एक्चुअल सेल है। ठीक है, ये गुजर चुका टाइम पीरियड। आप इस वक्त पता किस डेट पे खड़े हुए हैं, आप 1 जनवरी पे हैं आप इस वक्त। ये मैं क्लियर कर दूं कि वी आर प्रिपेयरिंग कैश बजट ऑन January 1, ठीक है, 2021। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि हम 1 जनवरी को ये बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम 3 महीने का बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त। तो पिछले साल के 2 महीने गुजर चुके हैं, नवंबर और दिसंबर, तो वो उनकी सेल तो हो चुकी है पहले की, वो एक्चुअल है वो दिख दी, और जनवरी से मार्च तक की सेल मैंने कर ली फोरकास्ट। अब स्टूडेंट्स आपका काम ये होगा कि आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। वो क्यों करना है, क्योंकि ये सेल की है अभी आपने, इसकी कैश कलेक्शन कैसे हुई है वो असल में हमारा ऑब्जेक्टिव है। कुछ सेल होती है जो जिस महीने की होती है उसी महीने कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं कैश सेल। क्या कहते हैं, कैश सेल। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी 25% जो सेल है वो जिस महीने की है उसी मंथ में उसकी कलेक्शन हो जाती है, वो बताएगा आपको। यानी अगर नवंबर की सेल है 1 लाख तो उसके अंदर से 25% नवंबर में ही कलेक्ट हो जाता है। तो आप निकालें 25,000 आएगा। कैलकुलेटर काइंडली अपने पास रखें और आपको मुझे बताने पड़ेंगी फिगर्स। इसी तरह दिसंबर की जो सेल है उसका 25% दिसंबर में कलेक्ट हो जाएगा, यानी 1,50,000 का आप 25% ले लें, वो 37,500 आ जाएगा। इसी तरह जनवरी की जो सेल है इसका 25% लें, वो जनवरी में कलेक्ट हो जाएगा। कैश सेल का मतलब ये है कि जिस मंथ की सेल है
उसका कुछ परसेंट उसी मंथ में अगर कलेक्ट हो गया तो उसको कैश सेल कहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है जी। इसी तरह से जो मार्च फेब की सेल है 2,50,000, इसका जो 25% है वो 62,500 आ रहा है, वो फरवरी में कलेक्ट हो जाएगा। और जो मार्च की सेल है वो 300,000 है, उसका 25% यानी 75,000 वो मार्च में कलेक्ट हो जाएगा। तो कैश सेल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिस मंथ की सेल है उसका कुछ हिस्सा अगर उसी मंथ में कलेक्ट हो जाए तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको कैश सेल कहते हैं। अब बाकी की जो कलेक्शन है वो लाजमी बात है वो अगले महीनों में होगी, उसको कहेंगे हम कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। अब कुछ डेटर से कलेक्शन होगी आफ्टर 1 मंथ। ठीक, कुछ डेटर्स ऐसे होंगे जिनसे जो डिसाइड हुआ हुआ है ये कि वो 2 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। सही, जो भी डिसाइडेड है आपने उस महीने उनसे कलेक्शन करनी है, तो पता होता है ना हमने किस कस्टमर्स के साथ क्या डील की हुई है। अब वो बताएगा आपको, वो कहता है कि जनाब ठीक है, टोटल सेल में से 25% तो उसी मंथ कलेक्ट हो गया, अब बाकी का जो 75% है उसकी तरतीब क्या है। वो आपको बता रहा है कि जी 30% जो कलेक्शन होगी ना वो आफ्टर 1 मंथ हो जाएगी। ठीक है, जिस मंथ की सेल है उसका 30% उससे अगले महीने कलेक्ट हो जाएगा। फिर 20% जो है ना कलेक्शन वो उससे अगले महीने होगी। ठीक है, कितना हो गया 25, ये 30 और 20 50 और 25 कितना हो गया 75, तो बाकी रह गया 25, वो फिर उससे अगले महीने कलेक्शन हो जाएगी। सही, तो अगर आप इन सारी परसेंटेजेस को टोटल कर लें तो ये 100% बनता है। बात समझ रहे हैं, तो ये टोटल सेल जो है ना आपकी ये 100% होती है। तो इसमें से 25% उसी महीने कलेक्ट हो गया, अब 30% कलेक्ट होगा दिसंबर में। दोबारा सुने, नवंबर की सेल का 25% नवंबर में कलेक्ट हो गया, 30% कलेक्ट कब होगा, दिसंबर में कलेक्ट होगा। तो आप क्या करें, आप 1 लाख का 30% लें, वो 30,000 आएगा। तो वो आप इधर लिखेंगे इसके सामने आफ्टर 1 मंथ, इसमें दिसंबर के अंदर लिखेंगे कि वो दिसंबर में कलेक्ट होगा। और बाकी का 20% वो आफ्टर 2 मंथ यानी नवंबर की सेल का 20% कलेक्ट होगा जनवरी में, और बाकी 25% कलेक्ट होगा फरवरी में। तो देखिए मैं 20% पहले कलेक्ट करता हूँ जनवरी में, यानी 1 लाख का 20% लें तो ये आएगा 20,000, ये कलेक्ट हो गया जनवरी में। और बाकी का 25% लें 1 लाख का, वो कलेक्ट हो जाएगा फेब में। समझे, 25% लिया 1 लाख का। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कलेक्शन हुई है ये जनवरी की नवंबर की सेल की हुई है। नवंबर में जो सेल की थी ना आपने पिछले साल 1 लाख, उसकी सेल की कलेक्शन जो है वो कहाँ पे जाके कंप्लीट हुई है, फरवरी में जाके कंप्लीट हुई है। प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स कि जिस मंथ की सेल होती है उस मंथ में सारी कलेक्शन नहीं हो जाती, बल्कि कई महीनों में जाके कलेक्शन कंप्लीट होती है। तो वो आपने सारी कलेक्शन इस तरह से स्टेट करनी होती है कैश बजट में कि भाई किस महीने कितना कितना कैश किस किस सेल का कलेक्ट होगा। तो अभी तो मैंने नवंबर की कैश कलेक्शन पूरी की है, ये जो 1 लाख थी ये मैंने पूरी की है। देखिए 25,000 इन्हें ऐड करते जाएं, 30,000 20,000 25,000। ठीक है, 25 और 20 आपको पता 45 और 25 65 और 30, ये पूरा देख लें 1 लाख बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये ज़रूरी है 1 लाख बनना, इनको ऐड करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 25 30 20 और 25, तो ये पूरा 1 लाख बन रहा है। समझ रहे हैं। इसी तरह अब मैं दिसंबर की सेल की कलेक्शन करने लगा हूँ। दिसंबर की जो सेल है उसका 25% दिसंबर में कलेक्ट हो गया, और 30% उसका कब कलेक्ट होगा जी, वो लाजमी बात है दिसंबर की सेल का जनवरी में कलेक्ट होगा 30%। तो दिसंबर की सेल है 150, इसका 30% लें, 150,000 का 30% 45,000, तो ये कलेक्ट हो जाएगा जनवरी में, और 20% कलेक्ट होगा फेब में। सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, दिसंबर की जो सेल है इसका 20% कलेक्ट होगा फेब में। तो 150,000 का 20% लें, ये 30,000 आएगा, ये यहाँ लिख दें फेब में।
फिर जो 150,000 का रह गया 25%, वो कलेक्ट हो जाएगा मार्च में। सही है, तो 150,000 का 25% ले लें, ये आएगा 37,500। इस तरह से आप देखें, ये आपकी दिसंबर की सेल की कलेक्शन होगी सारी। ठीक है, कब जाके कंप्लीट हुई है? मार्च में जाके। ये सारी आप सेल जो है ये ऐड कर लें, इसे ऐड करके देख लें आप, ये ज़रूरी है ऐड करना, ताकि आपको कंफर्म हो जाए आपने कोई गलती तो नहीं की परसेंटेजेस अप्लाई करते हुए। ऐड करके देख लें, ये टोटल 150 बनता है टोटल। ठीक है, ये बनेगा ये। इसी तरह आप जनवरी की सेल की कलेक्शन करते हैं, 25% तो जनवरी में कलेक्ट हो गया। अब 30% कलेक्ट कब होगा जी? फेब में। तो 2 लाख का ले लें 30%, वो आ जाएगा 60,000। अच्छा, इसी तरह से 2 लाख का ले लें 20%, वो कलेक्ट हो जाएगा मार्च में जाके। 2 लाख का 20%, ये आ जाएगा 40,000। कैलकुलेशंस आप खुद करें, इसमें कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा है कैलकुलेटर अपने पास रखें, गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर जनवरी की जो सेल है उसका 25% जो रह गया, वो लाजमी बात है अब कहाँ कलेक्ट होगा? जाके अप्रैल में। तो स्टूडेंट्स, अप्रैल तक का बजट तो हम बना नहीं रहे ना, हम तो मार्च तक का बना रहे हैं, तो बस यहीं तक आप बात अपनी रखेंगे। बात समझे? आप 25% लेके इसका अप्रैल में नहीं लिखेंगे, बस आप बना ही मार्च तक का रहे हैं, तो बस मार्च तक रखें आप बात। इसके बाद ये देखें, अभी मैंने ये जनवरी की कैश कलेक्शन की है। ठीक है, अभी ये पूरी नहीं हुई 2 लाख, क्योंकि ये अब अगले महीनों में जाके होगी ना। अभी ये कितनी हुई है? 60,000, 50,000, 1,10,000 और 40, 1,50,000 हुआ अभी, यानी 50,000 जो कलेक्शन रहेगी वो अगले महीने में जाके होगी, उसको आप फिलहाल छोड़ दें। फेब की कलेक्शन करें, 250 सेल की थी फेब में, इसमें से 25% तो फेब में कलेक्ट हो गया, वो तो कैश सेल है। फिर 30% कलेक्ट कब होगा फेब का? मार्च में होगा। ठीक है, तो वो मार्च में कलेक्ट करें ना, 250 का 30% लें, ये आ गया 75,000। तो ये जनाब आप कलेक्ट कर लें मार्च में। सही, और बाकी 20% फिर कलेक्ट होगा अप्रैल में, और बाकी 25% कलेक्ट होगा फिर मई में। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि वो उस पीरियड का तो हम बजट बना नहीं रहे, हम तो मार्च तक का बना रहे हैं, लिहाजा वो नहीं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी फरवरी की जो कलेक्शन हुई है बस ये हुई है। ठीक है, 2,50,000 में से अभी बस ये कलेक्ट हुआ है, 62,500 और 75। इसके बाद मार्च की सेल का देखें तो इसका 25% तो मार्च में कलेक्ट हो गया, बाकी 30% इसका अप्रैल में कलेक्ट होगा, 20% इसका मई में कलेक्ट होगा, 25% इसका जून में कलेक्ट होगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, सेल की तो कैश कैश कलेक्शंस जो हैं, जो जिस जिस महीने की जितनी जितनी सेल थी उसकी तो आपने कैश कलेक्शंस लिख दी। अब बारी है अदर कैश रिसीट्स की। ठीक है, अदर कैश रिसीट्स में मैं फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ जी, चले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, अदर कैश रिसीट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि रिसीट्स या कैश कलेक्शंस दो तरह से होती है, दो सोर्सेज होते हैं, एक तो सेल से पैसा कलेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, उनसे पैसा कलेक्ट होता है। अब वो किस किस महीने में कितना कितना पैसा कलेक्ट हुआ है वो भी बताया होगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 5,000 कलेक्ट होगा जनवरी में, फेब में जो है वो 10,000 कलेक्ट होगा, और मार्च में जो है वो सपोज कर लें वो कहता है जी 15,000 कलेक्शन हो जाएगी अदर कैश रिसीट्स की। ठीक है, ये अदर कैश रिसीट्स मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाई हैं, ये होती हैं इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये अगर आपको इनका ब्रेकअप दिया हुआ है तो ये आप सारी अलग अलग लिखेंगे, शो करेंगे, नहीं तो अदर कैश रिसीट्स के नाम से दिया है तो तब लिख दें। ये भी हो सकता है कि किसी महीने ना भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी फरवरी में नहीं होगी, सिर्फ जनवरी में होगी अदर कैश रिसीट्स और मार्च में होगी, तो सर सिर्फ आप उसी महीने के अंदर ऐड करेंगे जिसमें उसने कहा है। ठीक है, नहीं जी, ये आपका कैश कलेक्शन का जो पोर्शन है ना ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसका टोटल कर लेंगे, आप लिखेंगे टोटल कैश रिसीट्स। ये आपका कैश रिसीट स्केड्यूल कंप्लीट हो गया। याद रहे, आप जिस टाइम पीरियड का बजट बना रहे हैं सिर्फ उसी टाइम पीरियड का टोटल करने की ज़रूरत है। तो भाई ये पिछले महीनों की सेल क्यों बताई थी फिर? तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछले महीने की सेल्स क्यों बताई थी, क्योंकि नवंबर की सेल की कलेक्शन सिर्फ दिसंबर तक नहीं हुई,
इसका इम्पैक्ट जनवरी में भी आया है, फरवरी में भी आया है, इस वजह से आपको नवंबर की सेल दी गई। बजट तो आपने जनवरी से फरवरी मार्च का बनाना था, लेकिन आपको पिछले महीनों की सेल इस वजह से दी गई। दिसंबर की सेल का भी इसी तरह जो इम्पैक्ट आया है वो जनवरी में भी आया है, फरवरी में भी आया है, मार्च में भी आया है। इसीलिए आपको प्रीवियस मंथ की एक्चुअल सेल्स बताई गई थी, हालांकि बजट तो आपने जनवरी से मार्च तक का बनाना था। आ रही बात समझ कि प्रीवियस मंथ्स की सेल्स क्यों दी गई थी? तो अब बजट हम जब बना रहे हैं तो टोटल आप याद रखें, आपने सिर्फ बजटिंग पीरियड का ही करना है। आपका बजटिंग पीरियड जनवरी टू मार्च है, तो इसका ही करना है आप। और टोटल करने का मतलब ये कि टोटल कैश कलेक्शन कितनी होगी जनवरी में। हमने सेल को ऐड नहीं करना, इसीलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। हम यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे, जो कैश कलेक्शन हुई है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो देखें 50,000, आप भी ऐड करें मेरे साथ। 50,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, तो ये कैश कलेक्शन होगी जनाब 1,20,000 की जनवरी में। तो जनवरी में होगी, एस्टिमेशन है ये सारा, ये ना भूलें। फरवरी में जो कैश कलेक्शन होगी ये भी सारी टोटल कर लें। 62,500 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस कर लें इसमें से 25,000, ये आ जाएगा 1,77,500। इसके बाद आप बात करते हैं मार्च की सेल की, इसको भी आप सारा जो है वो ऐड कर लें, ठीक है। 75,000 प्लस 75,000 प्लस 40,000 प्लस 37,500 प्लस 15,000, ये 242,500 बनेगा। 242,500, इसको सिंगल लाइन से आप लोगों ने स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड पोर्शन है, अब उसकी तरफ मैं आता हूँ, जिसको कहते हैं कैश डिसबर्समेंट्स, ठीक है। कैश डिसबर्समेंट स्केड्यूल भी लिखा होता है बुक्स में, कैश पेमेंट्स भी लिखा होता है, कैश डिसबर्समेंट्स भी लिखा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूँगा अब कैश डिसबर्समेंट्स, सही। ये दूसरा हिस्सा है कैश बजट का, जो मेन पोर्शन है। ये इसमें हम ये लिखेंगे कि किस किस महीने कितना कितना कैश हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, ठीक है जी। तो अब कैश जो पे किया जाता है, मैंने आपको बताया, वो या तो जो हम परचेजेस, सबसे पहले जो परचेजेस हम करते हैं, यानी कि जो गुड्स हमने सेल किए हैं, लाजमी बात है ये या तो ख़रीदी होंगी या बनाई होंगी, दोनों में से कुछ तो हुआ होगा, वरना ये गुड्स कहाँ से आ गई। तो या तो परचेजेस की होंगी या फिर CGM होगी। CGM मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, या ये चीज़ें हमने बनाई होंगी। अब किस किस मंथ में कितनी कितनी कॉस्ट आई है ये आपको बताया जाएगा। अब वो आपको बताता है कि जी, जो सपोज कर लें उसने सिर्फ दिसंबर से आपको बतानी शुरू की है कि जी दिसंबर में हमने जो परचेजेस की है ना वो 1 लाख की हैं, ठीक है। ये गुजर चुका महीना पिछला साल का था। अब जनवरी में हमारा अंदाज़ा ये है कि हम जो है वो तकरीबन 120,000 की परचेजेस करेंगे। फेब में जो परचेज़ होगी वो तकरीबन 1.5 लाख की होगी, और मार्च में जो परचेज़ होगी वो तकरीबन 2 लाख की होगी, ठीक है। ये बताया जाएगा आपको। ये परचेजेस हैं, या CGM आप कह सकते हैं, या मतलब ये कह सकते हैं कि इस महीने में इतनी इतने कॉस्ट की गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की हैं, सही। इसको आपने सेल की तरह अंडरलाइन कर देना। जैसे देखें मैंने सेल को भी अंडरलाइन करवा दिया था ना, क्योंकि भाई वो कैश कलेक्शन थोड़ी हुई है, वो तो अभी सेल हुई है, उसकी कैश कलेक्शन किस तरह से हुई है वो मैंने नीचे पर स्केड्यूल पूरा बना के दिया। इसी तरह ये परचेजेस हुई हैं या ये गुड्स बनाई हैं अभी, इनकी पेमेंट आपने किस तरह से की है। जो रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा अगर आपने बनाई है तो, या आपने रेडीमेड ख़रीदी हैं तो इसकी पेमेंट आपने किस तरह से की है, उसके बारे में आपको बताएगा। अब जैसे वो बताता है जी, जो कैश पे परचेजेस की हैं, वो कहता है जी जिस मंथ की परचेज़ है ना उस मंथ का 20% उसी मंथ आपने पे कर दिया। जिस मंथ की परचेज़ है उसका 20% उसी मंथ में आपने परचेज़ कर दिया है, इसको कैश परचेजेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर की जो परचेज़ है इसका 20% दिसंबर में ही आपने पे कर दिया, यानी 20,000। जो जनवरी की परचेज़ है 120, इसका 20% आपने जनवरी में पे कर दिया, तो 120,000 का आप ले लें 20%, वो बनेगा 24,000। इसी तरह फेब की जो परचेज़ है उसका 20% ले लें, वो 30,000 बनेगा।
मार्च की जो परचेज है आपकी 20,000, इसका 20% ले लें, सॉरी 2 लाख, वो 40,000 बनेगा। ठीक है। अच्छा, फिर ये तो अभी कुछ कुछ पेमेंट हुई है, यानी 20% पेमेंट हुई है, बाकी पेमेंट वो लाजमी बात है अगले महीनों में होगी। तो अब वो कहता है पेमेंट टू अकाउंट पेबल कैसे होगी, उसे मैं क्रेडिट परचेजेस में ले जाऊंगा ना। वो कहता है सारी की सारी पेमेंट ना आफ्टर 1 मंथ हो जाएगी। ये उसके कहने पे डिपेंड करता है वो कैसे कहता है, जैसे बताएगा वैसे वैसे पे कर देना। कहता है बाकी का 80% ना सारा का सारा वो अगले महीने पे हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ। यानी कहने का मतलब है कि जो आपने जनवरी दिसंबर में परचेज की है, इसमें से 20,000 तो पे हो गया ना दिसंबर में ही, बाकी का कितना रह गया 80,000, यानी 1 लाख का 80% ये पे हो जाएगा स्टूडेंट्स जनवरी में। और जो 1,20,000 जनवरी की आपकी परचेज है, इसमें से 20% तो पे हो गया ना जनवरी में, बाकी अब इसका 80% जो रह गया ना 1,20,000 का, वो पे हो जाएगा फेब में। यानी जनवरी की परचेज का पेमेंट होगी फेब में, फेब की पेमेंट होगी मार्च में। चलें पहले जनवरी की कर लें 80% पेमेंट जो रहती है। जनवरी की परचेज है 1,20,000, इसका आप ले लें 80%, तो ये 96,000 आ जाएगा, 96,000। इसी तरह अब मार्च की जो आपकी फेब की सॉरी फेब की जो परचेज है इसका 80% ले लें, 1,50,000 का 80% लेंगे तो ये आएगा 120,000। इसे ना वेरीफाई कर लें फिगर्स को, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। लें जी, तो ये आफ्टर 1 मंथ मैंने पेमेंट भी कर दी। तो ये देखें 1 लाख जो आपने परचेजेस की ना दिसंबर में, इसकी पेमेंट देखें कुछ दिसंबर में हुई कुछ जनवरी में हुई। ठीक है, ये आप अगर इन दोनों को ऐड कर लें टोटल 1 लाख बनता है। इसी तरह फेब की जो परचेज जनवरी की जो परचेज थी, इसकी पेमेंट कुछ जनवरी में हुई और कुछ फरवरी में, इस तरह से टोटल 1,20,000 बन गया। इसी तरह फेब की भी जो परचेज है उसकी पेमेंट कुछ फेब में और कुछ मार्च में। इसी तरह मार्च की जो परचेज हैं इसकी कुछ पेमेंट मार्च में हुई 40,000, बाकी कब होगी 80% अप्रैल में। तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग कैश बजट फ्रॉम जनवरी टू मार्च। नहीं जी, ये तो परचेजेस का अभी तक मैंने पेमेंट्स की हैं। इसके अलावा अदर कैश डिसबर्समेंट्स बहुत सारी होती हैं। देखिए कैश डिसबर्समेंट्स जो हैं, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि सिर्फ परचेजेस नहीं है, कैश डिसबर्समेंट्स जो हैं वो आप फिक्स एसेट भी किसी महीने खरीदना पड़ सकता है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं, रेंट पे करना पड़ सकता है, कैश डिविडेंड वेजेस सैलरीज, मतलब मुख्तलिफ बहुत सारे खर्चे हैं जो आपको पे करने हो सकते हैं। मैं कुछ खर्चे यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रहा, मैं अदर कैश पेमेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक जर्नल फॉर्मेट करवा के इस क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। अदर कैश पेमेंट्स मैंने ऐसे करके लिख देता हूँ ये सारे खर्चों को, और मैं जनवरी में डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 20,000, और फेब में भी डाल देता हूँ मैं 10,000 के ये खर्चे, और मार्च में भी चले मैं डाल ही देता हूँ 5,000। सही। अब आपका काम ये होगा स्टूडेंट्स कि आपने कैश डिसबर्समेंट्स का भी टोटल कर लेना, जैसे आपने कैश रिसीट्स का टोटल किया, टोटल कैश डिसबर्समेंट्स। सही। चलें करें टोटल, वही बात कि जो अंडरलाइन किया था इसीलिए किया था कि इसे अब ऐड नहीं करना, हमने यहाँ से पेमेंट जो की है ना, पेमेंट जो की है जिस जिस महीने, वो ऐड करनी शुरू करनी है आप। तो सबसे पहले है 24,000, प्लस कर लें इसमें 80,000, और फिर प्लस कर लें इसमें 20,000, ये आपका 124,000 आ जाएगा, 124,000। इसके बाद इसको भी ऐड करें 30, 96, 10, 30, 96, 10, तो ये 136,000 आ जाएगा आपका। इसके बाद 40, 125, 40, 125, ये 165,000 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई गलती हो तो बता दीजिएगा काइंडली, क्योंकि मैं ही कैश जो है ना कैलकुलेशन सारी कर रहा हूँ, आप तो कर तो नहीं रहे, इस वजह से कोई गलती भी हो सकती है मुझसे कैलकुलेशन में। कोई गलती हो तो मुझे फ़ौरन आपने बता देनी है। ले जी, ये आपने कैश आपकी डिस्बर्समेंट्स हो गई, इसको भी आपने स्टूडेंट्स सिंगल लाइन से अंडरलाइन कर लेना। ये आपकी कैश रिसीट्स हैं, ठीक, और ये आपकी जो है ये कैश डिसबर्समेंट्स हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने अब इसको माइनस करना है। ठीक है, अब इसको माइनस करना है, कैश रिसीट्स में से कैश डिसबर्समेंट्स माइनस हो जाएंगी,
आपका नेट कैश इनफ्लो आएगा या आउटफ्लो आएगा। प्लस में आएगा तो नेट कैश इनफ्लो कहेंगे, अगर माइनस में आएगा तो नेट कैश आउटफ्लो कहेंगे। ठीक है, तो देखें 120,000 में से 124 निकालेंगे तो माइनस में आएगा 4,000। सही। इसी तरह एक 77,500 में से एक 36 आप माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा आंसर। ये माइनस करें ज़रा आप, ज़रा 177,500 में से माइनस करें 136,000, तो ये 41,500 प्लस का आएगा। और फिर 242 में से एक 65 माइनस करना है, 242,500 माइनस करेंगे इसमें से 165,000, तो ये भी प्लस का आएगा 77,500। सही। तो देखें एक महीने में जनवरी में आपको आउटफ्लो होगा, नेट कैश आउटफ्लो कहेंगे, और फरवरी और मार्च जो है इसमें नेट कैश इनफ्लो हुआ। अब स्टूडेंट्स क्या करना होता है, इसमें हमने ऐड करना होता है बिगिनिंग कैश बैलेंस। ये क्या चीज़ है? देखिए जिस मंथ से आपने बजट बनाना शुरू किया ना, इसके स्टार्ट में आपके पास पहले से कोई कैश बैलेंस तो पड़ा होगा ना। ऐसा तो नहीं होता कि बिजनेस में कैश बैलेंस ही ना पड़ा हो, जो कि दिसंबर 31 का बैलेंस होगा, या उसको आप जनवरी 1 का बैलेंस कह सकते हैं। तो वो बता रहा है आपके पास तकरीबन जो है ना, वो जो बैलेंस पड़ा होगा कैश का, वो 50,000 पड़ा है जनवरी के शुरू में। 1 जनवरी वाले दिन आपके पास 50,000 रुपया कैश बैलेंस मौजूद है। आप इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपको पता है ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा एंडिंग कैश बैलेंस जनवरी का। ठीक है, तो आप इसको ऐड करें ज़रा। ये माइनस में है 4,000 और 50,000 प्लस का है, तो कैलकुलेटर में एज इट इज़ पुट करना है -4,000 प्लस 50,000, तो ये आपका आ जाएगा 46,000। और प्लस की अमाउंट ज़्यादा है इसलिए प्लस में आना है ये आपका, कैलकुलेटर पे चाहे देख लेना। अब ये जो एंडिंग कैश बैलेंस है ना, ये जनवरी का है, तो याद रखें ये फरवरी का बिगिनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा 46,000। इसको अब आप क्या करें, अब ये फरवरी का एंडिंग कैश बैलेंस निकाल सकते हैं आप इन दोनों को ऐड करके, नेट करके। 41,500 प्लस कर दें इसमें आप 46,000, 87,500 आ जाएगा, 87,500। इसी तरह से ये जो एंडिंग कैश बैलेंस है फेब का, ये मार्च का बिगिनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, इसको भी जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका मार्च का एंडिंग बैलेंस बन जाएगा, प्लस के ही हैं दोनों, 87,500 और 77,500, ये 165,000 बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया एंडिंग कैश बैलेंस। अब अगला काम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें से लेस करना होता है आपने मिनिमम कैश बैलेंस। ठीक है, मिनिमम कैश बैलेंस का मतलब ये होता है कि हर महीने जो आपको कम से कम कैश बैलेंस हर महीने जो मेंटेन करके रखना होता है फ्यूचर इमरजेंसी, फ्यूचर कॉन्टिजेंसी के लिए, आप एक किस्म का रिजर्व कह सकते हैं इसे, ये वो होता है। तो ये भी बताया होगा आपको कि किस महीने कितना आपको मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। ये एक ही अमाउंट बताई होती है, जैसे वो कहता है जी हर महीने आपको जो है ना वो तकरीबन 60,000 हर महीने 60,000 आपको जो है वो मेंटेन करके रखना है मिनिमम कैश बैलेंस। इसे हर महीने में से आपने स्टूडेंट्स लेस कर देना है। ये हर महीने जो रखना है, इसे हर महीने आपने लेस कर देना है, हर महीने मेंटेन करके रखना है। एट ऑल टाइम्स आपके बिजनेस में 60,000 कैश बैलेंस पड़ा होना चाहिए फ्यूचर इमरजेंसी, फ्यूचर कॉन्टिजेंसी के लिए। तो स्टूडेंट्स अब आखिरी बात जो करनी है वो ये कि जिस महीने में प्लस में आएगी अमाउंट, उस महीने में आप उसे लिखेंगे एक्सेस कैश बैलेंस, और उसको आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे। लाजम बात है ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में ही करते हैं क्योंकि ये करंट एसेट होती हैं। और जिस महीने का बैलेंस आपको आएगा नेगेटिव आएगा, आप लिख देंगे फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड, यानी आप लोन ले लेंगे और नोट पेबल साइन करके दे देंगे, यानी प्रोमिसरी नोट। तो देखते हैं किस महीने का पॉजिटिव आता है, किस महीने का नेगेटिव। ये जो एंडिंग कैश बैलेंस है इसमें से 60,000 निकाल दें आप, तो 46,000 में से माइनस करेंगे 60,000। स्टूडेंट्स ये माइनस में आ रहा है 14,000, तो इसका मतलब ये फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है, ये यहाँ लिखेंगे।
यानी जनवरी में तो बेटा आपको लोन लेना पड़ेगा। जनवरी में आपका जो कैश बैलेंस है वो कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो जनवरी में तो आपको लोन लेना पड़ेगा। आगे फरवरी की बात करें तो फरवरी में 87,500 जो है ना एंडिंग कैश बैलेंस था, उसमें से आप 60,000 की आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, ठीक है, उसको लेस करें आप, तो बाकी 27,500 पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपके पास फेब में एक्सेस कैश बैलेंस मौजूद है, ये आप इन्वेस्ट कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। जनवरी में आपको लोन लेना पड़ेगा, बट फरवरी के अंदर आपके पास एक्सेस कैश बैलेंस होगा, इसे आप इन्वेस्ट कर देंगे। मार्च में बात करें तो 165,000 में से 60,000 आप माइनस कर दें, 165,000 में से माइनस कर दें 60,000, तो ये 1,05,000 बनता है, और ये पॉजिटिव बनता है, ये भी एक्सेस कैश बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है। तो देखें जो पॉजिटिव आ रही थी फिगर्स वो मैंने सर जी, तो जो पॉजिटिव फिगर्स थी वो मैंने एक्सेस कैश बैलेंस के सामने लिखी हैं, और जो नेगेटिव थी वो मैंने फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड के सामने लिखी है। तो बस यही करना होता है। ये आपका कैश बजट तैयार है स्टूडेंट, इसको मज़े से आप जो है वो नोश फरमाएं, यानी इसे जहन में बिठाएं अच्छी तरह से। जी कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, ताकि फिर क्लास को वाइंड अप करें। जी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नो सर। क्लियर है हर तरह से? जी सर। ये मैंने बस आपको एक आर्ट स्पेसिमेन जो है वो बताया है, और साथ ही हाइपोथेटिकल फिगर्स लिख के इसमें पुट करके भी बता दिए आपको। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब इसके कल से इंशाल्लाह हम क्वेश्चन जो है वो उसकी तरफ आ जाएंगे। आप करना चाहें तो इसके क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप अगर चाहें तो ये थर्ड क्वेश्चन आप ग्लोबल ग्रीनोबल इंटरप्राइजेज वाला आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आप फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, लेकिन ये है कि मैं करवाऊंगा तो सही, लेकिन आप ट्राई करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं ये शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन आपके साथ।